आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और जिसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं इस उद्देश्य से ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ कि हिंदी भाषी जो बच्चे जिनको बेसिक इंग्लिश की समझ नहीं है, उनके ऊपर पुस्तकों का लोड है पढ़ने के लिए, लेकिन उनको बेसिक जानकारी नहीं है। तो उनको बेसिक समझ हो, बेसिक जानकारी उनको हो जाए और बेसिक से एडवांस लेवल तक ले चलने का मेरा उद्देश्य है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब ये सीरीज आप पूरा देख लेंगे तो आपको निश्चित रूप से अंग्रेजी की एक अच्छी समझ बेसिक लेवल की हो जाएगी। इसके बाद बेसिक टू एडवांस आप चल सकते हैं। उद्देश्य ही मेरा है बेसिक टू एडवांस, बेसिक लेवल से शुरू करके एडवांस लेवल तक, एडवांस। और एडवांस लेवल में जब हम जाएंगे तो हम बड़े बड़े वाक्य को देखेंगे और समझेंगे और उसको धीरे धीरे हिंदी हम अपनी समझ से बाहर करेंगे और केवल अंग्रेजी ही समझने लगेंगे। लेकिन शुरू में हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी में कोई चीज़ रहता है तो हम बड़े इजीली समझ लेते हैं। तो मैं हिंदी से लिंक करके इंग्लिश को समझा रहा हूँ और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको निश्चित रूप से इस टेंस की आपको एक अच्छी समझ बन जाएगी। तो देखिए, पहचान। इस टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के लिए आप देखेंगे कोई वाक्य तो कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है? तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि लगा रहता है और आदत प्रकट होता है, हैबिट, आदत प्रकट होता है। जैसे वह जाता है, अब वह जाता है तो इसकी पहचान जो आपको बताई गई है ता है। यहाँ लिखा है ता है, ता है, तो वो ता है यहाँ पर दिख रहा है, ता है। तो इसका मतलब वह जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सीता गाती है तो यहाँ ती है लिखा है, तो यहाँ आपको पहचान में देखिए ती है लिखा है, ती है, ती है, में कर्सर ती, ती है। फिर है अगला, वे दौड़ते हैं, तो वे दौड़ते हैं, ते हैं, लास्ट में लगा है ते हैं, तो ते हैं, ते हैं। इसका मतलब वे दौड़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगला वाक्य है मैं खाता हूं, तो खाता हूं, ता हूं, तो खाता हूं और यहां भी लगा है ता हूं, पहचान में दिखाया गया है। तो इस तरीके से हिंदी में कोई वाक्य हो, वह यदि लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं लगा है तो निश्चित रूप से वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, या उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी कहते हैं। अब आता है कि ये तो हम पहचान ली, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा यूज करते हैं? अभी आगे आप, पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, फिर ट्रांसलेशन बताऊंगा, तो जिससे कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब
ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है इंग्लिश में या किसी भी भाषा में सब्जेक्ट और वर्ब को समझने के लिए, लेकिन यहाँ अंग्रेजी की बात हम करते हैं। वर्ब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे रेलगाड़ी में इंजन होता है, शरीर में जितना इम्पोर्टेंट आत्मा होती है उतना ही इम्पोर्टेंट किसी वाक्य में वर्ब का होता है। तो वर्ब को याद कर लेने से वर्ब की समझ नहीं बन पाती। वर्ब की समझ, वर्ब को जब हम वाक्य में यूज करते हैं तब हमको बनता है। तो आज की वीडियो में आपको ये बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों आपके समझ में आ जाएगा। ये इस बात की मेरी गारंटी है। तो चलिए पहले देखते रहिए। हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। तो डू का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं और डज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं। प्लूरल से मतलब है बहुवचन और सिंगुलर का मतलब एक वचन। जिस चीज से हमें एक वस्तु का बोध हो वह सिंगुलर है, और जिससे बहुत सारी वस्तुओं का बोध हो तो वो प्लूरल है। अब यहाँ जो डू है, डू का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, जिसमें आई, वी, यू, दे, ये आपके, इनके साथ भी आपको डू लगाना है। जबकि आई प्लूरल नहीं है, आई सिंगुलर है, लेकिन फिर भी आई के साथ डू लगता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अंग्रेजी में कोई भी रूल हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। कुछ रूल्स के, कोई भी रूल हो उसके कुछ अपवाद होते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन ही है कि आई के साथ डू लगता है जबकि आई सिंगुलर है। तो ये बात में हम लोग जानेंगे। अभी ये जानना जरूरी है कि आई के साथ डू लगता है। वी आपका प्लूरल है, यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है इसके साथ। दे भी प्लूरल है। और डज का प्रयोग सिंगुलर साथ होता है, जिसमें है ही, सी, इट। नेम, नेम का मतलब सीता, गीता, रीता, महेश, दिनेश, सुरेश, किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, तो वो जो है सिंगुलर है तो उसके साथ डज का प्रयोग होगा। अब हम कुछ नोट्स देख लेते हैं जो इसको ध्यान में रखना है। पहला है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में अभी आपके मन में आएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। तो अफर्मेटिव अभी मैं जब प्रैक्टिस कराने लगूंगा तो आपको बताऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस अभी ये जानिए इतना ही कि स्वीकारात्मक वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में जिस किसी बात को हम स्वीकार करते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। एक शब्द है अफर्म, अंग्रेजी में एक शब्द है अफर्म। तो अफर्म माने होता है स्वीकार करना, AFFIRM। अफर्म, अफर्म माने होता है स्वीकार करना। तो जिस कथन में जिस बात को हम स्वीकार करते हैं वो बात अफर्मेटिव कही जाती है कि वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, और जिसमें हम इनकार करते हैं वो निगेटिव होता है, निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई सेंटेंस निगेटिव है तभी आप डू और डज, डू नॉट, डज नॉट लगाएंगे। अफर्मेटिव है तो नहीं लगाना है। आगे देखते हैं नोट नंबर 3। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसको 100 में 90 बच्चे ये नहीं जानते
कि वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो वर्ब का जो मूल अवस्था होती है, वर्ब की जो मूल अवस्था है वर्ब की, वो सदैव प्लूरल होता है। तो इसीलिए लिखा है कि वर्ब सदैव प्लूरल होता है। यस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ये गलत हो गया है, यहाँ प्लूरल नहीं सिंगुलर होना चाहिए, ये गलत है। सिंगुलर, यस आई एन जी यू एल ए आर, सिंगुलर। यहाँ टाइपिंग एरर है। तो वर्ब सदैव प्लूरल होता है, यस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है। नोट नंबर 4, रूल ऑफ एग्रीमेंट। यही सबसे इंपॉर्टेंट अंग्रेजी में अगर कोई चीज समझने के लिए है, जहां सबसे ज्यादा गलती होती है वो है रूल ऑफ एग्रीमेंट। अब रूल ऑफ एग्रीमेंट क्या है? तो एग्रीमेंट का मतलब तो वैसे समझौता होता है। तो समझौता अकेले नहीं होता, समझौता के लिए दो चाहते। तो ये समझौता किसके बीच है? ये समझौता है वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच। कि जो सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है उसके बीच क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या समझौता होता है। तो ये अंग्रेजी में जो मिस्टेक होते हैं जब हम ट्रांसलेशन करते हैं या अंग्रेजी लिखते हैं, तो ज़्यादातर गड़बड़ी सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को न जानने के कारण होता है। तो रूल ऑफ एग्रीमेंट जब भी कहा जाए तो आप उसका मतलब समझें एसएस और पीपी। एसएस और पीपी को ही रूल ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं। अब एसएस और पीपी का मतलब क्या हुआ? तो एसएस और पीपी का मतलब मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। जो पहला यस है इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका मतलब हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। और जो दूसरा यस है इसका मतलब सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ जगह नहीं, इधर लिख देते, मैं इधर लिख दे रहा हूँ सिंगुलर, यहाँ नहीं ठीक, सिंगुलर। चलिए मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। अभी यहाँ बैठा नहीं है, बाद में ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आई वांट योर कोऑपरेशन। तो यहाँ जो पहला यस है उसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा जो यस है वो सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, मैंने कहने का तात्पर्य कि कर्ता एक वचन का हो तो वर्ब भी एक वचन का होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इसको मैं एक बार हटा देता हूं यहाँ से। दूसरा पीपी। तो पीपी का मतलब क्या हुआ? पीपी। तो पहला पी जो है उसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, और दूसरा जो पी है उसका मतलब प्लूरल वर्ब। माने अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। पी, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। और जो दूसरा पी है
इसका मतलब है प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, VERB, प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि यस यस और पीपी, जब भी रूल ऑफ एग्रीमेंट कहा जाए तो यस यस और पीपी। फिर नीचे यहाँ मैंने लिखा है नाउन में यस या ईएस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है। नाउन में यस या ईएस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है, जबकि वर्ब में यस या ईएस लगाने से वह सिंगुलर बन जाता है। यही वो जगह है जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने दो टेबल बनाया है, उन दोनों टेबल के माध्यम से आपको क्लियर करते हैं। जैसे पहला टेबल है यहाँ नाउन का। अब नाउन में सिंगुलर, नाउन सिंगुलर होता है, उसमें जब यस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय, बॉय सिंगुलर है, यस जोड़ दिए बॉयज तो प्लूरल हो गया, माने बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। फिर है बुक, एक किताब, बुक्स बहुत सारी किताबें। गर्ल, एक लड़की, गर्ल्स बहुत लड़कियां। टेबल, टेबल्स। पेन, पेन्स। इसी तरीके से अब चेयर, चेयर्स, चेयर, चेयर्स। अब इधर दूसरा टेबल है वर्ब का। वर्ब में क्या है कि वर्ब मूल रूप से वर्ब प्लूरल होता है, उसमें यस या ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। नाउन का उल्टा है, नाउन सिंगुलर होता है, नाउन सिंगुलर रहेगा, और जब इसमें यस या ईएस लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन वर्ब में, वर्ब जो है जब नाउन में वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे तो प्लूरल से सिंगुलर होगा, वो प्लूरल से सिंगुलर होता है। जैसे देखिए कि यहाँ ले जाइए, कहीं जा रहा है कहीं और। गो, वर्ब वाले में देखिए गो, तो गो का मतलब जाना। अब इसमें ईएस हमने जोड़ दिया तो हो गया गोज। तो गोज आपका सिंगुलर है, ये गोज आपका सिंगुलर है और गो आपका प्लूरल है। इसमें राइट सिंगुलर है, राइट्स प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है। स्लीप प्लूरल है, स्लीप्स सिंगुलर है। अब जरा इसमें से तुलना करिए, गर्ल में जब यस आपने जोड़ा तो गर्ल्स हो गया, तो गर्ल तो सिंगुलर है लेकिन गर्ल्स ये प्लूरल है। स्लीप ये प्लूरल है, स्लीप्स सिंगुलर है। ठीक नाउन का उल्टा वर्ब के साथ है, और यही बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कम, कम्स, सिंग, सिंग्स, फिर टीच, टीचेज, ये वर्ब। अब इसके बाद एक मॉडल ट्रांसलेशन मैं आपको सिखा रहा हूं। इस मॉडल ट्रांसलेशन को याद कर लीजिए, और यही कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो इसी पांच टाइप में से ही कोई होगा। जैसे वह जाता है, अब वह जाता है तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को देखेंगे कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वह जाता है, ता है लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। फिर इसके बाद देखेंगे कि इसमें वह क्या है और जाना क्या है। तो किसी भी वाक्य में बिना सब्जेक्ट का कोई वाक्य हो नहीं सकता, कोई वर्ब भी होगा, क्योंकि कोई भी वाक्य जिसमें
दो चीजें अनिवार्य रूप से होती, एक कर्ता और एक क्रिया। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वह जाता है, उसमें वह ये सब्जेक्ट है और जाता है ये क्रिया है। अब एक बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि वाक्य में लिखा है जाता है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में क्रिया क्या है तो आप जाना है, जाना बताएंगे। भले ही वाक्य में जाता है लिखा है, लेकिन जब पूछा जाए क्रिया क्या है तो जाना। जितनी भी क्रिया पूरी दुनिया में है उसके अंत में ना जरूर लगा रहता है। जब उसके गो माने जाना, कम माने आना, ईट माने खाना, ना, रन माने दौड़ना, ना लगा है लास्ट में, स्लीप माने सोना, वीप माने रोना, टीच माने पढ़ाना, रीड माने पढ़ना। जो भी क्रिया होगी, हिंदी वाक्य अगर कोई शब्द आप देखें, अगर उसका हिंदी हमको पता हो जाए और उसके हिंदी में ना लगा है लास्ट में, तो कन्फर्म है कि वो क्रिया है। लेकिन जब हम वाक्य में यूज करते हैं तो यूज करने पर ना हट जाएगा, वो टेंस के हिसाब से जाता है, जा रहा है, जा चुका है, इस तरीके से हो जाता है। लेकिन पूछा जाएगा कि क्रिया क्या है तो जाना है, ना लगा के ही बताना है। तो अगर इस वाक्य में हम विश्लेषण करें तो भाई जाता है तो कौन जाता है? वह जाता है। जाने का काम कौन कर रहा है? वह। तो जब और ये जाता है ये क्रिया है। तो अंग्रेजी वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर इंग्लिश वाक्य सेंटेंस का, वो ये होता है कि पहले सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यस भी ओ। इस तरीके से वाक्य अंग्रेजी में बनाया जाता है। ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। और हिंदी में जब वाक्य रहता है तो पहले हिंदी का जो वाक्य होता है, अब हिंदी का अगर है तो उसमें सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये स्ट्रक्चर है हिंदी का। ये है हिंदी, मैं लिख दे रहा हूं हिंदी। और ये है स्ट्रक्चर अंग्रेजी का। कर्सर अंग्रेजी, अंग्रेजी अंग्रेजी माने अंग्रेजी में कोई सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आपको हिंदी में जब दिया रहेगा तो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। यदि हिंदी वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो आपका सब्जेक्ट होगा और उसके बाद वर्ब आएगा। तो यहाँ पर वह जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, तो सब्जेक्ट हुआ और फिर वर्ब हुआ। हिंदी वाक्य में वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में होता है। इस बात को अच्छी तरीके से आप जान लीजिए। अब वह जाता है तो वह की अंग्रेजी क्या होती? ही। वह मतलब ही। और जाता है गोज।
अब सवाल उठता है कि गो माने जाना होता तो हमने गोज क्यों कर दिया। तो अच्छी तरीके से इधर समझ लीजिए कि ही गो हमने कर दिया, ही गो, ही माने वह और गो माने जाना। लेकिन अब यहां गलती क्या हो रही है कि ही आपका सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब यस, यस मैंने कर दिया, यहां यस से मतलब सिंगुलर है। और गो क्या है, पी, प्लूरल। और जबकि आपने देखा क्या कि वर्ब सदैव प्लूरल होता है। तो वर्ब जब सदैव प्लूरल होता है तो इसका मतलब कि आपका जो गो है वो प्लूरल है। गो आपका, ये गो क्या है, प्लूरल है। और ही क्या है, सिंगुलर है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है रूल ऑफ एग्रीमेंट, वो क्या है रूल ऑफ एग्रीमेंट? रूल ऑफ एग्रीमेंट है एस एस और पी का। रूल ऑफ एग्रीमेंट यस, हाँ यहाँ रूल ऑफ एग्रीमेंट यस एस और पी, यस यस और पी, यस यस और पी। सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहेगा तो सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज होगा, और प्लूरल वर्ब रहे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब प्रयोग होगा। तो जो प्लूरल के साथ प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ ही गोज, ही ही गो, तो ही गो में हम गलती देखें क्या है कि यस पी, यस पी हो जाए या पी एस हो जाए, दोनों स्थितियों में वाक्य गलत होता है। ही, अब अगर सब्जेक्ट ही है और ही सिंगुलर है तो हमको गो को भी सिंगुलर यूज करना है, वर्ब को भी सिंगुलर यूज करना है। तो हमने ईएस इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया गोज। अब जब गोज हो गया तो अब ये हो गया आपका गोज, अब हो गया क्या, सिंगुलर। ये हो गया सिंगुलर। तो जब सिंगुलर हो गया तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो आपका ये वाक्य सही वह जाता है। लेकिन अब दूसरा सेंटेंस है वह नहीं जाता है, इसको हम हटा देते हैं। वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि बात को इनकार किया जा रहा है कि वह नहीं जाता है। तो निगेटिव सेंटेंस नोट नंबर 2 में आपने देखा था कि निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो जब निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट डज नॉट का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि जब सेंटेंस वह नहीं जाता है, अब ये निगेटिव सेंटेंस है तो ही सिंगुलर है, जिसके नाते हम प्रयोग करेंगे डज नॉट। तो वह नहीं जाता है का ट्रांसलेशन हो जाएगा ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। भी कर सक थोड़ा, चलिए, ही डज नॉट। अब यहाँ एस और पीपी का जो कॉम्बिनेशन है इसको हमेशा ध्यान में रखना है। एस और पीपी, आपको अंग्रेजी का जो बेसिक कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट और वर्ब का, वो यही है कि आपको ध्यान रखना है यस यस, पी पी। बार बार मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि जो गलती होती है वो इसी के कारण होती है, जब हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच ये रिलेशन एग्रीमेंट भूल जाते। अब
जब आपने डज का प्रयोग कर दिया तब आपको वर्ब में यस या यस नहीं लगाना है, क्योंकि ये भी तो वर्ब है। यस ही हो गया आपका सिंगुलर और डज भी सिंगुलर है, तो यस यस तो यहाँ पूरा हो गया, रूल ऑफ एग्रीमेंट पूरा हो गया। इसका मतलब ये वाक्य सही है। तो वह जाता है ही गोज, वह नहीं जाता ही डज नॉट गो। अब क्या वह जाता है, तो क्या वह जाता है, तो क्या की अंग्रेजी तो व्हाट होती है, लेकिन जब क्या शुरू में आता है, वो किसी भी वाक्य के शुरू में होता है, तो केवल जिस टेंस का होता है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब डज ही सब्जेक्ट के नाते यहां लगेगा डज। तो डज माने क्या नहीं होता, लेकिन जब डज शुरू में आता है या कोई भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है तो उसका अर्थ हिंदी में क्या निकलता है। तो क्या वह जाता है, डज ही गो, डज ही गो। यहां देखिए सिंगुलर वर्ब है और ही भी सिंगुलर है, तो यस यस इसमें भी पूरा है, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं कि वह क्यों जाता है। यहाँ जो पहला तीसरा सेंटेंस था उसमें क्या आपका शुरू में था, इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द शुरू में था। अब वह क्यों जाता है में क्यों आपका है इंट्रोगेटिव वर्ड, इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। तो क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। तो व्हाई डज ही गो। इसी समय आपको स्ट्रक्चर भी समझ लेना है कि अगर इस टाइप का सेंटेंस होगा तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे पहले व्हाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है डज। अब सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ डज ही लगेगा, फिर आपको वर्ब लगाना है गो। तो व्हाई डज ही गो, यस यस, ये ही भी सिंगुलर है, डज भी सिंगुलर है, यस यस पूरा है। कि कोई भी सेंटेंस हम देखें तो उसमें इस चीज को जरूर से ध्यान दीजिए कि यस यस और पीपी रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। वह क्यों नहीं जाता है, यहाँ छूट गया है टाइपिंग में, जाता है। वह क्यों नहीं जाता है, जाता है, ये क्वेश्चन मार्क। तो वह क्यों नहीं जाता है, यहाँ बीच में नहीं नहीं के बाद जाता है लिखा रहना चाहिए। व्हाई डज ही गो। तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों, क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई, और इसके बाद चूंकि सब्जेक्ट है ही तो ही के साथ डज का प्रयोग होगा तो डज लग गया। व्हाई डज ही गो कहने का मतलब कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड हो, वाक्य के बीच में आया हो, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे। लेकिन अगर जैसे यहाँ क्या है, क्या शुरू में आया है तब तो हेल्पिंग वर्ब लगा। अगर यही क्या बीच में आता है कि वह क्या जाता है या वह क्या नहीं जाता है, वह कहाँ जाता है, वह क्यों जाता है, तो कहाँ क्यों क्या की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। लेकिन क्या अगर शुरू में आता है तो केवल हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। तो वह क्यों नहीं जाता है, व्हाई डज ही नॉट गो। तो अब इस तरीके से हमने एक बेसिक समझ लिया कि किस तरीके से इंग्लिश सेंटेंस होते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में उसको बनाया जाता है। अभी हम कुछ होमवर्क आपको दिए हैं, वीडियो पॉज करके आप उस होमवर्क को नोट कर लीजिए और करिए और देखिए कि आप कहाँ तक इसको समझ पाए। आगे देखिए, ये होमवर्क है,
लड़की रोती है। अब लड़की रोती है तो अब सबसे पहले इसमें देखिए कि सब्जेक्ट क्या है। रोती है, सब्जेक्ट वर्ब क्या है, वर्ब हमेशा अंत में होता है, तो अंत में रोती है, तो सब्जेक्ट हो गया, सॉरी वर्ब हो गया रोना। अब ये रोने का काम कौन कर रहा है, लड़की, तो लड़की हो गई सब्जेक्ट। तो लड़की रोती है, तो लड़की रोती है, तो अब इसका ट्रांसलेशन, हवा चलता है, शेर जंगल में रहता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है। इस तरीके से वीडियो पॉज करके आप नोट करिए और बनाइए और फिर मिलान करिए कि कितना आपने सीखा और कितना सही है कितना गलत है। चलिए, लड़की रोती है, तो लड़की, लड़कियां तो है नहीं लिखा, लड़की है, तो लड़की रोती है, तो लड़की की अंग्रेजी होगा गर्ल, और रोती रोना का भी, तो द गर्ल, द गर्ल, द गर्ल वीप्स, हमने वीप किया, द गर्ल वीप, लेकिन गर्ल ये सिंगुलर है, एक लड़की, तो यहाँ पर वीप वर्ब है रोना, और वर्ब सदैव प्लूरल होता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो इसमें जब हम यस जोड़ देंगे तो यह सिंगुलर हो गया, तो द गर्ल वीप्स। अब एक आपको आता होगा कि ये द क्यों लग गया, लड़की की तो समझ में आया कि गर्ल, और रोना का वीप, तो द क्यों लग गया। तो अभी आप यही जानिए कि कोई भी नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल का लगाना आवश्यक होता है, ये लगाएं, एन लगाएं, दी लगाएं, लेकिन कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ दी लगेगा, इसको जानने के लिए आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इसकी बेसिक समझ दूंगा, लेकिन अभी ये जान लेना है कि आपको लगाना है, द लगाना है, ए लगाना है, लेकिन यहाँ द लगेगा। कोई निश्चित लड़की है जो रोती है, हवा चलता है, तो हवा चलता है, अब चलने का काम कौन कर रहा है, हवा, तो इसका क्या हो जाएगा, द विंड, द विंड ब्लोज, द विंड, द विंड, ये भाग जा रहा है कर्सर दूसरी जगह, अभी यहाँ बैठा नहीं है, इस वजह से दिक्कत थोड़ी होती है। द विंड ब्लोज, ब्लो माने हवा चलने को ब्लोज कहते, द विंड ब्लोज, बी एल ओ डब्ल्यू एस, द विंड ब्लोज फुल स्टॉप। शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है, कौन जंगल में रहता है, शेर रहता है। वर्ब कहाँ है इसमें, तो वर्ब आपका हमेशा लास्ट में रहता है, तो वर्ब है आपका रहता है, माने रहना। मैंने कहा था जब वर्ब पूछा जाए कि वर्ब क्या है तो आप ना लगा के बताएंगे, वर्ब है रहना। और कौन रहता है, शेर रहता है, तो जो रहने का काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, और क्रिया हो गई रहना। तो पहले सब्जेक्ट, अंग्रेजी वाक्य का स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, शेर रहता है, इसकी अंग्रेजी बनाओ, बाद में कहाँ रहता है, जंगल में। तो नंबर 1 पर आपको बनाना है शेर, दूसरे पे लिखना है रहता है,
तीसरे पर जंगल में। तो शेर, शेर का द लायन, द लायन, द लायन लिव्स, लिव्स, रुकता जा रहा है, lives, the lion lives in the forest, in the forest, FOREST, the lion lives in the forest। अब लायन सिंगुलर है इसलिए लिव में यस जोड़ दिया गया ताकि वह भी सिंगुलर हो जाए। एच एस और पीपी का हमेशा ख्याल रखना है। सूर्य पश्चिम में छिपता है, कौन छिपता है? सूर्य छिपता है। तो यहाँ वर्ब लास्ट में होता है हिंदी वाक्य में, तो छिपना वर्ब हो गया और सूर्य जो है सब्जेक्ट हो गया। तो सूर्य पश्चिम में छिपता है, तो पश्चिम में की अंग्रेजी बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे सूर्य छिपता है। तो द सन सेट, सेट माने छिपना, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, WEST, इन द वेस्ट, वेस्ट। फिर है मेरा भाई पत्र लिखता है। तो मेरा भाई पत्र लिखता है, क्या करता है मेरा भाई? पत्र लिखता है। तो लिखना क्रिया, सबसे पहले आप क्रिया देख लिया करिए, और क्रिया के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ लास्ट में देखिए हिंदी वाक्य के अंत में ही क्रिया रहती है, लिखता है। फिर इसी में लगाइए कौन, कौन लिखता है? तो उत्तर मिला मेरा भाई। तो मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया और लिखना ये क्रिया हो गया। क्या लिखता है? पत्र। पहले मेरा भाई लिखता है, माई ब्रदर राइट्स ए लेटर, माई ब्रदर राइट्स ए लेटर, माई ब्रदर, BROTHER, my brother writes a letter, my brother writes a letter। कमला दौड़ती। अब इसमें आपको दिक्कत कहीं महसूस नहीं हो रहा होगा, एक जगह यही आ रहा होगा जो न्यू लर्नर हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, बहुत बेसिक जानकारी भी नहीं है, बार बार कि ये लेटर के पहले ए लगा दिए। तो अभी आपको ये जानना है कि बहुत मोटे तौर पर कि जो भी नाउन उसका उच्चारण अगर क से लेकर के ज्ञा, क से ज्ञा के बीच के अक्षर से क से ज्ञा तक, इससे अगर कोई शब्द शुरू हो रहा है, उच्चारण करने पर पहला अक्षर क ख ग घ से लेकर ज्ञा के बीच किसी भी अक्षर से शुरुआत हो रही है, तो आपको लगाना है ए। और अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अ तक, अगर अ से लेकर अ तक कोई शब्द है उसकी शुरुआत हो रही है, तो आपको लगाना है ऐन। और प्लूरल होने पर
अब आर्टिकल में इसको हम डिटेल में बताएंगे। अभी तो ये पहला वीडियो है, पहला मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी हाथ भी नहीं बैठा है। लेकिन आपको प्रतिदिन एक वीडियो देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि जल्द ही आपका लेवल ऊपर उठे। अभी देखिए कर्सर ही भाग रहा है। तो अ से लेकर अ, अ, ये राके नहीं चल रहा है। दो बिंदी, अगर इससे कोई शुरू होता है तो आपको ये इधर ए लगाना है और इधर ए एन एन लगाना है। तो अब यहाँ देखिए लेटर को अगर हम देखें तो ल से शुरू होता है, लेटर। लेटर में ल से शुरू है तो ल आपका क से ज्ञा के बीच में ही आएगा, तो ए लगा है, इसीलिए लेटर के पहले ए लगा। और उसके डिटेल्स में बाद में बताएंगे, अभी आपको मोटे तौर पर इतना ही ध्यान रखना है। कमला दौड़ती है। अब कमला दौड़ती है तो दौड़ना इसमें क्रिया है, और कौन दौड़ता है? कमला। तो कमला दौड़ती है तो कमला रन्स, कमला के एम ए एन, कमला रन्स, RUNS, कमला रन्स। मोहन अपने गांव जाता है, तो मोहन अपने गांव जाता है, मोहन गोज, मोहन गोज। और जब हम कहीं जाते हैं तो उस गंतव्य स्थान के पहले हम टू लगाते हैं कि मोहन गोज, मोहन जाता है, कहाँ जाता है? टू अपने गांव। मोहन, मोहन जाता है, मोहन जाता है कहाँ? अपने गांव। अब मोहन गोज टू, अब यहां मैंने छोड़ दिया क्योंकि अपने की अंग्रेजी नहीं मालूम है। अपने गांव, गांव का है विलेज, विलेज, विलेज। अब यहां हमको, मैं क्यों छोड़ा हूं इसको, कि अपने की अंग्रेजी कोई फिक्स नहीं होता कि आपको हिज ही लगाना है। अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता रहता है। तो जब मोहन है सिंगुलर, तो सिंगुलर कोई व्यक्ति हो, पुरुष हो, तो उसके लिए अपने की अंग्रेजी हिज लगाई जाती है। तो अब यहां पर इस तरीके से क्या हो जाएगा? हिज, हिज। लेकिन अगर होता मैं अपने गांव जाता हूं, तो आई गो टू माई विलेज। अपने की अंग्रेजी यहाँ बदलता रहता है, तो मैं यहाँ आपको बता दूं पहले अपने की अंग्रेजी कि क्या कैसे चेंज होता है। अगर सब्जेक्ट आई है तो अपने की अंग्रेजी आपको माई लिखना है, और सब्जेक्ट अगर यू है, कर्ता की जगह पे यू है, तो अपने की अंग्रेजी योर लिखना है, योर। और ये अपना, 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 इसको आप अपना पढ़िए, अपना। आई के साथ माई, यू के साथ योर, ही के साथ, ही के साथ हिज, और सी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर, HER। दे के साथ अपने की अंग्रेजी, क्योंकि आगे बहुत आएंगे, आपको एक बार ये जान लेना है तो हमेशा के लिए छुट्टी। दे के साथ अपने की अंग्रेजी दियर, THEIR। और वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर, वी के साथ आवर, आवर। और कोई छुट्टा IUV। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए ये नहीं किसी का नाम है, जैसे यहाँ IV, ही, सी, दे, वी के अलावा नाम था मोहन, तो अगर पुरुष होगा तो उसके लिए आप लिखेंगे हिज, और स्त्री है तो हर। बाकी अगर प्लूरल है कि जैसे लड़के अपना पाठ याद करते हैं तो द बॉयज लर्न दियर लेसन, तो ये प्लूरल के साथ अपने की अंग्रेजी दियर हो जाता है। यहाँ ये अपने की अंग्रेजी है अपना, कंफ्यूजन मत करिएगा, अभी हाथ मेरा बैठा नहीं है, धीरे धीरे बैठ जाएगा। अब चिड़िया गाती है, अगला लेते हैं। चिड़िया गाती है, तो चिड़िया गाती है तो इसमें वर्ब, आप वर्ब और सब्जेक्ट यही दो पर मेरा विशेष जोर है, क्योंकि ये आपको केवल याद न हो, याद किया भी नहीं जा सकता, केवल इसको समझिए कि कैसे हम किसी सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट को अलग करते हैं। तो वर्ब तो हमेशा लास्ट में होता है, तो गाती है तो गाना वर्ब हो गया, चिड़िया सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि गाने का काम कौन करा, चिड़िया। तो चिड़िया गाती है, देखिए यहाँ भी है, अगर है चिड़िया गाती है तो द बर्ड सिंग, द बर्ड सिंग्स। और अगर ये गाती हैं, यहाँ बिंदी हो जाता, गाती हैं तो बहुत सारी चिड़िया हो जाती, और जो बहुत सारी चिड़िया हैं, जब ये बर्ड्स हो जाएगा तब ये सिंग हो जाएगा। ये द बर्ड बर्ड्स, जब ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, सिंग। सिंग, द बर्ड सिंग। और जब बर्ड में यस नहीं लगा है तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब में यस लगाकर इसको भी सिंगुलर बना दिया गया। वे बस से स्कूल जाते हैं, वे बस से स्कूल जाते हैं, तो जाते हैं ये सब वर्ब हो गया। कौन जाता है, वे जाते हैं। तो हमेशा हमको पहले सब्जेक्ट की तलाश करनी है और वर्ब की, इसके बाद ही बाकी दूसरा लिखा जाता है। तो वे की अंग्रेजी हो गया दे, और जाते हैं गो, कहाँ जाते हैं, स्कूल, तो टू स्कूल, क्योंकि मैंने बताया जहाँ जाना होता है उस स्थान के पहले आपको टू लगाना है, इससे मंजिल का पता चलता है, डेस्टिनेशन का पता चलता है। तो दे गो टू स्कूल, मैंने वे जाते हैं, उनका जाने का अंतिम उद्देश्य कहाँ है, स्कूल। अब दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, इतना हो गया। अब किस साधन से जा रहे हैं, बस से, तो जो साधन है तो बाई बस, बाई बस, बस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दे गो टू स्कूल बाई बस, अब ये 10 सेंटेंस मैंने पार्टिव सेंटेंस यहाँ पार्टिव लेकर के बताया। अब आपको निगेटिव सेंटेंस
एक सेंटेंस और रह गया है इसमें पार्टी में। तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, तो यू गो, यू गो टू स्कूल, यू गो टू, यू गो टू स्कूल। अब नेगेटिव सेंटेंस है। अब आई होप इट इज वेरी क्लियर, वर्ब एंड सब्जेक्ट, इन दोनों की पहचान आपको हो गई होगी। अब हम नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। अशोक मेरा घर नहीं जानता है, तो इसमें पहले सब्जेक्ट सॉरी वर्ब देखते हैं, जानना। और कौन नहीं जानता, कौन जानता? अशोक। अशोक मेरा घर नहीं जानता है, तो पहले हमें बनाना है कि अशोक नहीं जानता है, ये अशोक नहीं जानता है, अशोक नहीं जानता है मेरा घर। तो पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे कि अशोक। अब चूंकि निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो पीछे मैंने बताया था कि निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, डज नॉट, डू और डज दोनों का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू नॉट लगाएंगे। तो अशोक मेरा घर नहीं जानता है, तो पहले हम यही लिखेंगे कि अशोक नहीं जानता है। तो अशोक नहीं जानता है। 10 मिनट और लगेगा, 10 मिनट में हम पूरा बता देंगे। अशोक, अशोक, अशोक डज नॉट, डज नॉट नो, KNOW, डज नॉट नो मेरा घर। यहाँ लिख दे रहा हूं माई होम, अशोक डज नॉट नो माई होम। मेरा भाई भूगोल नहीं पढ़ता है, तो मेरा भाई, ये होमवर्क है आपको, लेकिन आप वीडियो स्टॉप करके, वीडियो पॉज करके आप इसको खुद कर लीजिए। करने के बाद फिर यहाँ जो मैं कर रहा हूँ उससे मिलान कर लीजिए कि कितना सही है कि कितना गलत। मेरा भाई भूगोल नहीं पढ़ता है, तो नहीं पढ़ता है, पढ़ना तो वर्ब हो गया। अब चूंकि निगेटिव है, नहीं लगा है तो निगेटिव हो गया। और कौन नहीं पढ़ता है भाई? मेरा भाई। तो पहले आप, मेरा भाई नहीं पढ़ता है, तो मेरा भाई नहीं पढ़ता है, माई ब्रदर, ब्रदर डज नॉट। अब डज नॉट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मेरा भाई तो सिंगुलर है, माई ब्रदर्स होता तब प्लूरल होता। माई ब्रदर्स डज नॉट रीड। अब यहाँ पढ़ने का मतलब स्टडी है, लेकिन अभी आपको सिखा ही रहा हूं तो मैं रीड ही लिखूंगा। माई ब्रदर डज नॉट रीड जाग्राफी, जाग्राफी मतलब भूगोल, GOGEO GRAPHY, जाग्राफी। सूर्य पूर्व से निकलता है, तो सूर्य निकलता है, इसमें नहीं। अच्छा, ये दूसरे लिखते समय आ गया है, दूसरे सेंटेंस, निगेटिव यहाँ डालना चाहिए। सूर्य पूर्व से निकलता है,
तो ये तो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। तो द सन राइजेज, RISES, राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। गर्मी में मैं हॉकी खेलता हूँ, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस का है, निगेटिव वाले में आ गया है। गर्मी में मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, यहाँ नहीं रहना चाहिए था, नहीं। तो गर्मी में मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, ये हो जाएगा आई डू नॉट प्ले, PLAY, हॉकी। आई डू नॉट प्ले हॉकी इन समर, SU समर। तो आई डू नॉट प्ले हॉकी इन समर, समर माने गर्मी में, समर मतलब गर्मी। वह मुझे नहीं जानता है। तो ही डज नॉट नो मी, वह नहीं जानता है, ही डज नॉट नो मी, मुझे। थोड़ा जल्दी करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए जल्दी करेंगे। वह मुझसे बात नहीं करता है, ही बात नहीं करता है, ही डज नॉट टॉक टू मी, he does not talk to me, मैं लिख दूं क्या? he does not talk, TALK, talk के बाद 2 आवर्स आता है, talk to me, he does not talk to me। फिर है गाय दौड़ती नहीं है, तो गाय दौड़ती नहीं है, द काऊ डज नॉट रन। अब आप होमवर्क कर चुके होंगे तो मिला लीजिए, गाय दौड़ती नहीं, द काऊ डज नॉट रन। चंद्रमा दिन में नहीं निकलता है, तो चंद्रमा, द मून डज नॉट राइज ड्यूरिंग द डे या इन द डे, दोनों सही है। मैं लिख दे रहा हूँ, इसका भी लिख दो। द काऊ, ये सॉरी, चंद्रमा दिन में नहीं निकलता, द मून does not rise, RISE, does not rise in the day या during the day, in the day, during the day भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शेर इस जंगल में नहीं रहता है, शेर इस जंगल में नहीं रहता है, द लायन डज नॉट लिव इन दिस फॉरेस्ट। आपको शेर नहीं रहता है, पहले इसका बनाना है, बाद में इस जंगल में, इन दिस फॉरेस्ट, इसका करना। द लायन डज नॉट लिव इन दिस फॉरेस्ट। तुम समाचार पत्र नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर, अब हम ले लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह कहाँ जाता है, अब वह कहाँ जाता है,
तो मैंने बताया कि मॉडल ट्रांसलेशन में वह क्यों जाता है, तो वह क्यों जाता है, तो व्हाई डज ही गो। तो अब यहाँ है कि वह कहाँ जाता है, तो वहाँ क्यों था तो व्हाई लगा था। अब यहाँ है कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी पहले आपको लगाना है वेयर, वेयर। फिर इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, सब्जेक्ट है वह तो डज लगेगा, वेयर डज ही गो, वेयर डज ही, वेयर डज ही, वेयर डज ही। वे कैसे रहते हैं, कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ, हाउ डू दे लिव, हाउ डू दे लिव। जो मॉडल ट्रांसलेशन में स्ट्रक्चर है ठीक उसी तरीके से, क्यों की जगह हाउ हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। तुम कब सोते हो, when do you sleep, when do you sleep, yes L डबल ई पी। सीता पढ़ती है, अब यहाँ छूट गया है सीता, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सीता पढ़ती है, चलिए जो लिखा है उसी का बना देते हैं। सीता, इसमें था क्या सीता पढ़ती है, तो हम इसको जोड़ कर बना दें इंटरोगेटिव, क्या सीता पढ़ती है, यहाँ इंटरोगेटिव। सब में ये एरर है, टाइपिंग एरर, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है। तो क्या सीता पढ़ती है, तो यहाँ डज पहले लग जाएगा कि डज, DOES, डज सीता रीड, डज सीता रीड, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मुझे जानते हो, फिर इसमें हिंदी सेंटेंस में मिस्टेक है कि क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं लगा है, आप उसको समझ लीजिए क्वेश्चन है। तो क्या तुम मुझे जानते हो, तो क्या से शुरू है, तो मैंने बताया था जब भी क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा। तो डू यू, डू DO, डू यू नो, KNOW, डू यू नो मी, डू यू नो मी, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्वेश्चन मार्क। वह क्या चाहता है, अब क्या देखिए बीच में आया है, शुरू में आया होता तो हेल्पिंग वर्ब लगता, लेकिन बीच में आया है तो आपको सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखनी है, वाट, 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 WHAT, वाट डज, वाट डज ही want, what does he want, what does he want। यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, नहीं है, यहाँ भी वही गलती। तो राधा कहाँ रहती है, ये अंतिम सेंटेंस है, वेयर डज राधा, राधा LIVE लिव। अब ये अभी 3 सेंटेंस और है,
यही अंतिम है। क्या चिड़िया आकाश में उड़ती हैं? तो क्या चिड़िया आकाश में उड़ती हैं? तो अब यहाँ क्या शुरू में है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो आ, 1 मिनट। हाँ ठीक। क्या चिड़िया आकाश में उड़ती हैं? तो चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया हैं, यहाँ बिंदी होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो क्या चिड़िया आकाश में उड़ती हैं? तो द बर्ड्स डू द बर्ड्स, BIRDS, birds fly, fly in the sky, in the sky, क्वेश्चन मार्क। वह कागज पर क्या लिखता है? तो क्या की अंग्रेजी पहले लिखना है। What does he write on paper? On paper, PAPER। तुम, यहाँ क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा। तुम क्या पढ़ते हो? अब क्या बीच में है, तो इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। What do you read? READ, what do you read? तुम क्या पढ़ते? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के आपके अंदर एक अच्छी समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। जो आपको कमी लगी हो, ये मेरा पहला वीडियो है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं बेसिक लेवल से, जिन बच्चों को बहुत कम जानकारी है, वहाँ से मैं शुरू किया हूँ। प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलता रहेगा, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।